अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू केमिस्ट्री लर्निंग विद आयशा। स्टूडेंट, हमने क्लास 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन बोहर्स एंड रदरफोर्ड थ्योरी। स्टूडेंट, हमने सबसे पहले इन दोनों को डिटेल में पढ़ा था कि रदरफोर्ड का कौन सा एटॉमिक मॉडल था और उसने कौन सी थ्योरी पेश की थी, और उसके बाद बोहर पढ़ा था। ठीक है, अब हमने इन दोनों का डिफरेंस पढ़ना है इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बोहर एंड रदरफोर्ड थ्योरी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पेपर में ज़रूर पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी पहले, ठीक है, और ये है बोहर एटॉमिक थ्योरी। तो इन दोनों का जो फर्स्ट डिफरेंस है उसको देखते हैं। इट इज़ बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी। ये किस पे बेस्ड है? क्लासिकल थ्योरी पे। अब क्लासिकल थ्योरी क्या थी? वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, वो न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह एक सर्कल में रिवॉल्व करते हैं, हर वक्त उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, हर वक्त अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं। ये क्या थी? क्लासिकल थ्योरी थी। तो जो रदरफोर्ड का एटॉमिक है मॉडल है, वो किस पे बेस कर रहा है? वो क्लासिकल थ्योरी पे बेस कर रहा है। ठीक है, लेकिन बोहर जो है उसका इट वाज बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी। जो बोहर है उसका बेस कर रहा है क्वांटम के ऊपर। ठीक है, क्वांटम थ्योरी क्या है कि जो सारे एटम्स हैं वो इस तरह से अरेंज हैं, उनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो प्रोटॉन है वो फिक्स्ड हैं अंदर सेंटर में, और इसके इर्द गिर्द कुछ ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, और ऑर्बिट्स के अंदर के जो एनर्जी है वो फिक्स है, मतलब क्वांटाइज्ड है। ठीक है, तो ये थी क्वांटम थ्योरी। इसको एक जगह से दूसरी जगह जंप करने के लिए एनर्जी या तो अब्जॉर्ब करनी पड़ती है या तो रिलीज़ करनी पड़ती है। ये इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व कर रहे हों क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो हर वक्त अपने अंदर से एनर्जी इमिट नहीं कर रहे होते। सेकेंड डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है, सेकेंड देखिए इसका बोहर का, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस मॉलिक्यूल इन द ऑर्बिट ऑफ द फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, ये क्या कहता है? इसने कोई मॉलिक्यूल का जिक्र नहीं किया, किसी ऑर्बिट का जिक्र नहीं किया। जो रदरफोर्ड है वो सिर्फ ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस। कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है और इसके इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन बोहर क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड मॉलिक्यूल इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। के कोई किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन एटम होंगे उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और उनके ऑर्बिट्स जो हैं वो फिक्स हैं और उनकी एनर्जी भी फिक्स होती है। ठीक है, नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस्ड। देखिए, हम ये क्लासिकल थ्योरी के बेस था रदरफोर्ड का, इस वजह से इसने ऑर्बिट्स का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया। तो सबसे पहले ये आपका MCQs भी बन सकता है कि ऑर्बिट का लफ्ज़ या ऑर्बिट का जो वर्ड है, जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है, वो किसने सबसे पहले दिया था? तो दैट वाज बोहर। जो बोहर है उसने ये सबसे पहले हमें दुनिया में ये केमिस्ट्री के वर्ड में इसने सबसे पहले ऑर्बिट का वर्ड यूज़ किया था, जो बोहर है। ऑर्बिट हैज़ एंगुलर मोमेंटम। तो हम कहते हैं, ये कहता है कि जो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी भी देखे ना, जो ऑर्बिट्स हैं उन्होंने सर्कल के अंदर उसको इर्द गिर्द सर्कल की शक्ल में पड़े हुए हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो जब भी कोई चीज़ गोलाई में या सर्कल में घूमती है तो उसके अंदर जो मोमेंटम होता है वो एंगुलर होता है। इसके और इसके दरमियान जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम, और वो किसका है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ऑर्बिट हैड एंगुलर मोमेंटम। जो ऑर्बिट्स है उनका एक अपना एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग की वजह से। ठीक है, एटम शुड प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको पूरे स्पेक्ट्रम बना के दिखाए हैं, कॉन्टिन्यूस भी और लाइन भी। ठीक है, जो रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी है वो कहता है, रदरफोर्ड कहता है कि एटम प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी अपने अंदर से इमिट कर रहा है, तो उसकी वजह से इसके पास क्या स्पेक्ट्रम आना चाहिए? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या हमारे पास आता है? लाइन स्पेक्ट्रम, जो कि दिया है बोहर ने। एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? लाइन स्पेक्ट्रम, और ये किसने दिया? बोहर ने दिया।
तो एक्चुअली जब आजकल भी हम देखते हैं तो हमारे पास हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, ना कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। एटम शुड कोलैप्स, एटम शुड एग्जिस्ट, क्योंकि ये क्लासिक रदरफोर्ड जो है वो कहता है कि हमारा जो एटम का है स्ट्रक्चर वो बेस किस पे कर रहा है, क्लासिकल थ्योरी। तो देखिए ना, क्लासिकल थ्योरी पे अगर बेस कर रहा है तो ये हर वक्त अपने अंदर से एनर्जी कोई चीज़ भी रिलीज़ करती रहे, एक ना एक टाइम आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगी उसकी एनर्जी और वो ख़ुद भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इसके एंड पे क्या नतीजा साइंटिस्ट ने निकाला है कि अगर हम रदरफोर्ड का मॉडल मानते हैं तो हमारे पास तो एक दिन एटम ख़त्म हो जाने चाहिए सारे के सारे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कील है या कोई आयरन का स्केल है फॉर एग्जांपल, तो वो खुद ही पड़ा एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मॉलिक्यूल खुद ब खुद ख़त्म नहीं होते, हम एनर्जी को, उसकी एग्जिस्टेंस को ख़त्म खुद ब खुद नहीं करते। तो इसकी वजह से क्या था, इसका रदरफोर्ड के एटम में रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। और बोहर क्या कहता है कि उसका जो एटम थ्योरी है वो क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। इसके अंदर फिक्स ऑर्बिट है और हर वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं रिलीज़ कर रहे होते। एटम शुड एग्जिस्ट, और इसके एंड पे क्या होता है, हमेशा एटम रह जाता है, ठीक है। एक ओवरव्यू दे देते हैं हम इसका। सबसे पहले जो क्लासिकल थ्योरी है वो कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है हर वक्त रिवॉल्व करते हैं, जबकि क्वांटम कहती है कि जंपिंग होती है, ठीक है, हर वक्त अपने अंदर से एनर्जी नहीं रिमूव करते। अब देखेंगे फिर इसके एंड पे हमने यही देखा है कि जब अगर इलेक्ट्रॉन हर वक्त एनर्जी रिलीज़ करेंगे तो वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएंगे, और अगर किसी वक्त करेंगे जब उन्होंने एनर्जी रिलीज़ या अब्जॉर्ब करनी है तो उनको एनर्जी दी जाएगी, तो क्या बनेगा, लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक थ्योरी थी वो अब नहीं मानी जाती, अब किसकी मानी जाती है, बोहर की। थैंक यू।